स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? होप सब अच्छे होंगे। जैसा कि हमने अपनी लास्ट वीडियो के अंदर चैप्टर नंबर 7 रूरल मार्केटिंग का, जो कि मार्केटिंग ऑफ नॉन ड्यूरेबल प्रोडक्ट्स स्टार्ट लिया हुआ था, उस वीडियो के अंदर हमने इसके बेसिक्स क्लियर करे थे, जिसके अंदर हमने क्लासिफिकेशन की थी रूरल प्रोडक्ट्स की। आफ्टर दैट हमने उनकी थोड़ी सी ब्रीफ में डिस्कशन की थी, और उसके बाद हमने डिफरेंसेस किए थे कंज्यूमर ड्यूरेबल्स में और नॉन ड्यूरेबल प्रोडक्ट में। आज के इस वीडियो लेक्चर के थ्रू हम स्ट्रैटेजीज करेंगे, ठीक है, कि एक न्यू मार्केटियर है या ओल्ड भी है रूरल एरिया में जो एग्जिस्ट कर रहा है, उसे किस तरह की स्ट्रैटेजीज फ्रेम करनी चाहिए, ठीक है, ताकि रूरल मार्केट का मैक्सिमम से मैक्सिमम एरिया वो कैप्चर कर सके। अब यहाँ पर जो हम इस चैप्टर के अंदर स्ट्रैटेजीज पढ़ेंगे वो नॉन ड्यूरेबल प्रोडक्ट्स की करेंगे। आने वाली वीडियोस में हम अपना रूरल मार्केटिंग का चैप्टर 8, जो कि रूरल मार्केटिंग ऑफ कंज्यूमर ड्यूरेबल प्रोडक्ट्स है, उसके अंदर हम ड्यूरेबल प्रोडक्ट्स की करेंगे। तो आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम नॉन ड्यूरेबल प्रोडक्ट्स की क्या करेंगे, स्ट्रैटेजीज स्टडी करेंगे। क्लियर स्टूडेंट? नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास 4 स्ट्रैटेजीज हैं नॉन ड्यूरेबल प्रोडक्ट्स के रिलेटेड। फर्स्ट वन इज़ प्रोडक्ट स्ट्रैटेजीज फॉर नॉन ड्यूरेबल प्रोडक्ट्स। सेकंड क्या है, हमारे पास प्राइस के रिलेटेड क्या क्या स्ट्रैटेजीज हैं एक रूरल मार्केटियर को फॉलो करनी चाहिए। नेक्स्ट वन इज़ डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रैटेजीज फॉर नॉन ड्यूरेबल प्रोडक्ट्स। और लास्ट वन इज़ आवर प्रमोशन स्ट्रैटेजीज फॉर नॉन ड्यूरेबल प्रोडक्ट्स। तो स्टूडेंट्स, चलिए अब डिटेल में स्टडी करते हैं हर एक स्ट्रैटेजी को। सबसे पहले है हमारे पास प्रोडक्ट स्ट्रैटेजीज फॉर नॉन ड्यूरेबल प्रोडक्ट। हमें पता है कि जो भी एफएमसीजी प्रोडक्ट हैं, और नॉन ड्यूरेबल प्रोडक्ट्स कौन से होंगे, एफएमसीजी प्रोडक्ट्स, जो कौन से होते हैं, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स प्रोडक्ट, जो बहुत जल्दी क्या हो जाते हैं, कंज्यूम हो जाते हैं, ठीक है। ये फर्स्ट और सेंट्रल डिसीजन है किसी भी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी का, और इसको हमें किस तरह से इवैल्यूएट करना चाहिए कि हमारा जो प्रोडक्ट है वो मार्केट के अंदर किस तरह से एक्सेप्ट हो रहा है। और जो एक्सेप्टेंस है वो नो डाउट कंज्यूमर्स के ऊपर तो डिपेंड करती है, बट इन्वायरमेंट के ऊपर भी क्या करती है, डिपेंड करती है, ठीक है। और जो एफएमसीजी प्रोडक्ट हैं वो कैसे होने चाहिए, जो कंज्यूमर्स को क्या करे, रूरल कंज्यूमर्स को सेटिस्फाई करे और उनको वैल्यू ऑफर करें। तो किस तरह की प्रोडक्ट के रिलेटेड स्ट्रैटेजीज फॉलो करनी चाहिए एक मार्केटियर को, ताकि रूरल एरिया का मैक्सिमम एरिया वो कैप्चर कर सके। तो सबसे पहले हम बात करते हैं स्मॉल पैकेजेस की। तो स्टूडेंट, स्मॉल पैकेजेस में क्या है कि जो प्रोडक्ट है, जो भी हमने रूरल एरिया के लोगों के लिए प्रोडक्ट बनाया है, उनको पैक किसके अंदर करना है, स्मॉल पैकेजेस के अंदर। क्यों स्मॉल पैक्स के अंदर हमें पैक करना चाहिए? क्योंकि ये हेल्प करता है किसको, रूरल कंज्यूमर को, कि टू पिक अप द प्रोडक्ट एट द प्राइस दे कैन ईजिली अफोर्ड। हम सभी को मालूम है कि जो रूरल एरिया के लोग हैं वो डेली वेज अर्नर्स हैं, या जिनकी जो इनकम है वो क्या है, सीजनल है। तो हम यही कहेंगे कि स्मॉलर पैकेजेस में सामान क्या हो जाए, अवेलेबल हो जाए। अगर स्मॉलर पैकेजिंग में सामान अवेलेबल होगा तो वो अपनी कम इनकम में भी अपनी नीड्स को ईजिली क्या कर पाएंगे, सेटिस्फाई कर पाएंगे। तो सबसे पहले प्रोडक्ट के रिलेटेड जो स्ट्रैटेजी है वो यही है कि प्रोडक्ट स्मॉल पैकेजेस में भी आना चाहिए। जैसे आपने शैम्पूज़ वगैरह देखे होंगे, उनके सेशेस भी आते हैं जो 1-1, 2-2 रुपीज़ के होते हैं, ताकि रूरल एरिया के लोग भी क्या कर पाएँ, ईजिली उनको अफोर्ड कर पाएँ। नेक्स्ट इज़ कॉम्बी पैक्स। कॉम्बी पैक्स क्या होते हैं स्टूडेंट्स? कॉम्बी पैक्स एक पैकेजिंग इनोवेशन ही है। इसके अंदर जो रिलेटेड प्रोडक्ट्स होते हैं ना, हम उनको क्या कर देते हैं, इकट्ठा पैक कर देते हैं, और उनको सोल्ड किसके ऊपर करते हैं, इकोनॉमी प्राइस के ऊपर। जैसे आप देख लीजिए, जैसे कॉम्बी पैक्स आते हैं, जैसे टूथपेस्ट के साथ आपने टूथब्रश देखा होगा। एज वी ऑल नो दैट कि टूथ पेस्ट हम हमेशा ब्रश के ऊपर लगा कर ही क्या करते हैं, टूथपेस्ट करते हैं। तो जब जैसे कोलगेट वाले क्या कर सकते हैं, साथ में ब्रश अटैच करके दे दें,
और उसका अब नो डाउट ब्रश भी 40-50 रुपए से कम का नहीं आता और टूथपेस्ट भी आपको पता है कॉस्टली है। तो हम क्या कर सकते हैं, दोनों को कंबाइन पैक कर देंगे और उसमें हम 10-20 रुपीज़ क्या कर देंगे, कम कर देंगे। इससे क्या होगा, कंपनी का भी फ़ायदा होगा और कंज्यूमर्स को सस्ते दाम पर प्रोडक्ट मिल जाएगा। और कंपनी का क्या फ़ायदा होगा कि उनका प्रोडक्ट भी बिक रहा है, साथ में उसका जो भी रिलेटेड प्रोडक्ट है, दो प्रोडक्ट्स की एक ही टाइम पर क्या हो रही है, सेलिंग हो रही है। ठीक है। थर्ड इज़ लो प्राइस्ड प्रो पैकिंग। लो प्राइस पैकिंग का मतलब है यूज़ एंड थ्रो अवे पैकेजिंग स्ट्रैटेजी। लो प्राइस का मतलब है कि हमने देखा होगा कई बार, हम अगर अर्बन मार्केट में, अगर आपने जैसे शॉपिंग मॉल्स वगैरह में आप जा रहे हो, जैसे आप इजी डे में गए या बिग बाज़ार में गए, वहाँ पर ऐसे सामान होते हैं, आप पैकेजिंग को देखकर ज़्यादा अट्रैक्ट करते हो और अंदर चाहे सामान उतनी वर्थ का भी ना हो, पैकेजिंग कई बार बहुत अच्छी की होती है और अच्छी क्वालिटी का मटेरियल होता है, जिसकी वजह से प्राइस क्या किया होता है, इंक्रीज्ड होता है। लेकिन वो कह रहे हैं कि अगर आप रूरल एरिया के लोगों के लिए प्रोडक्ट बना रहे हो तो आपको लो प्राइस पैकेजिंग यूज़ करनी चाहिए, क्योंकि अगर जितनी अच्छी पैकेजिंग आप इस्तेमाल करोगे वो ऑटोमेटिकली प्रोडक्ट की कॉस्ट को ही इंक्रीज़ करेगी। तो हमें जो कॉस्ट है वो इंक्रीज़ नहीं करवानी, क्योंकि वहाँ पर वैसे ही लोग, मैक्सिमम जो प्रपोर्शन है लोगों का रूरल एरिया के अंदर, वो डेली वेज अर्नर्स या सीजनल इनकम वाला है। नेक्स्ट इज़ प्रीमियम प्रोडक्ट प्रेफरेंसेस। यहाँ पर क्या है कि जो रूरल कंज्यूमर्स हैं उनकी नो डाउट सिमिलर जो नीड्स हैं वो सिमिलर होती जा रही हैं अर्बन की तरह ही। ठीक है, एटलीस्ट इन केस ऑफ FMCG प्रोडक्ट। तो आप ये नहीं कह सकते कि हाँ रूरल एरिया के जो लोग हैं उन्हें जो नॉन ब्रांडेड प्रोडक्ट्स हैं वो इजीली बिक जाएंगे। वो तो जो भी ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जिनका कोई नाम है ही नहीं है बाज़ार के अंदर, वो इजीली रूरल एरिया के अंदर बिक जाएंगे। नहीं, भी ऐसा कुछ नहीं है। रूरल एरिया के लोगों को भी हाई क्वालिटी प्रोडक्ट ही चाहिए। नो डाउट उन्हें पैसे कम चाहिए, बट दे वांट मैक्सिमम वैल्यू फ्रॉम दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट। तो आपको प्रीमियम प्रोडक्ट भी क्या करने चाहिए, FMCG के केस में तो प्रीमियम प्रोडक्ट भी क्या होते हैं, प्रेफरेबल होते हैं। जैसे सपोज़ पेप्सोडेंट है, कोलगेट है, ये टूथपेस्ट है, अगर मैं ऐसे ही ABC ब्रांड लॉन्च कर दूँ मार्केट में, तो रूरल एरिया के लोग क्या पागल हैं? नहीं, वो कौन सा बाय करेंगे, दे विल बाय ओनली आवर कोलगेट या पेप्सोडेंट की तरफ ही जाएंगे, क्योंकि उन्हें पता है कि इन चीज़ों में क्या है, क्वालिटी है। उन्होंने इस तरह का क्वालिटी टेस्ट पहले किया हुआ है। नेक्स्ट कम्स आवर यूटिलिटी ओरिएंटेड प्रोडक्ट्स। यूटिलिटी ओरिएंटेड प्रोडक्ट्स में क्या है कि जो रूरल कंज्यूमर्स हैं उन्हें यूटिलिटी से क्या होता है, ज़्यादा कंसर्न्ड होते हैं यूटिलिटी से रादर देन अपीयरेंस एंड सोफिस्टिकेशन। मतलब उन्हें इतनी अपीयरेंस और सोफिस्टिकेशन से मतलब नहीं होता, उन्हें यूटिलिटी से ज़्यादा मतलब होता है। यूटिलिटी का मतलब क्या है, आपने इकोनॉमिक्स में ये टर्मिनोलॉजी सुनी होगी। यूटिलिटी का मतलब होता है वांट सेटिस्फाइंग पावर। किसी भी प्रोडक्ट से आप कितने सेटिस्फेक्शन आपको रिसीव हो रही है। और आपने देखा आपने ये अपना कार्डिनल यूटिलिटी एक ग्राफ होता था आपका, उसमें इकोनॉमिक्स में उसमें देखा था कि आपने इतने पर्टिकुलर कंज्यूम की है कोई चीज़, तो आपको वहाँ से इतने यूटिल्स मिले सेटिस्फेक्शन। ठीक है, तो यूटिलिटी ओरिएंटेड प्रोडक्ट का मतलब क्या है यहाँ पर, कि जो भी प्रोडक्ट आप रूरल एरिया के लोगों के लिए बना रहे हो, वो लोगों को ऐसा प्रोडक्ट बनाओ जो लोगों को मैक्सिमम यूटिलिटी दे। ठीक है। नेक्स्ट इज स्टडी प्रोडक्ट्स। स्टडी का मतलब क्या है यहाँ पर, इट इज़ STURDY। कहीं स्पेलिंग STU स्टडी वो पढ़ाई वाला स्टडी मत लिख देना। स्टडी प्रोडक्ट्स का मतलब होता है रफ़ एंड टफ़ वाले प्रोडक्ट, जिनका आप रफ़ टफ़ यूज़ कर सको, जैसे मर्जी करो, लेकिन उन प्रोडक्ट्स के ऊपर कोई भी असर नहीं पड़ता। इस तरह के प्रोडक्ट्स बनाने चाहिए, एक सॉलिड प्रोडक्ट। क्योंकि अगर जो रूरल एरिया के लोग होते हैं ना, वो उन्होंने एक एक रुपया बड़ी मेहनत से कमाया होता है, तो वो ये चाहते हैं कि जितना भी अमाउंट दे आर स्पेंडिंग ऑन बाइंग अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट, दैट प्रोडक्ट गिव्स देम दी मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन, वो वर्थ हो। ठीक है, उसकी उतनी वर्थ होनी चाहिए। और रफ़ एंड क्योंकि हमें पता है कि रूरल एरिया के लोगों की लाइफ इतनी स्मूथ नहीं होती, तो हमें प्रोडक्ट ऐसा बनाना है जो लंबे समय तक चले। ठीक है, तो स्टडी प्रोडक्ट्स बनाने चाहिए, रफ़ एंड टफ़ यूज़ वाले प्रोडक्ट्स बनाने चाहिए। क्वालिटी प्रोडक्ट्स बनाने चाहिए। ठीक है, आपको पता ही है कि रूरल कंज्यूमर्स को वर्थफुल जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो ज़्यादा पसंद आते हैं, तो क्वालिटी उनके लिए बहुत मैटर करती है। तो आपको क्वालिटी
क्वालिटी प्रोडक्ट एक मार्केटियर को बनाने चाहिए। नेक्स्ट इज़ न्यू प्रोडक्ट डिज़ाइंस में इनोवेशंस लेकर आनी चाहिए, ताकि रूरल कंज्यूमर्स की जैसे जैसे नीड्स एंड वांट्स इंक्रीज़ होते जा रहे हैं, हम उन नीड्स एंड वांट्स को इजीली क्या कर पाएँ, कवर अप कर पाएँ। और लास्ट इज़ योर ब्रांडिंग के ऊपर भी मार्केटियर को पूरा ध्यान देना चाहिए। जैसा कि मैंने आपको बताया कि रूरल एरिया के लोग डे बाय डे लिटरेट होते जा रहे हैं, अवेयर होते जा रहे हैं, तो दे वांट अ ब्रांडेड प्रोडक्ट विच विल सेटिस्फाई देयर नीड्स। स्टूडेंट्स, ये तो थी हमारी कुछ एक प्रोडक्ट के रिलेटेड स्ट्रैटेजीज़। अब हम करेंगे प्राइस के रिलेटेड स्ट्रैटेजीज़। नॉन ड्यूरेबल प्रोडक्ट्स के लिए क्या क्या प्राइसिंग स्ट्रैटेजीज़ एक मार्केटियर को फॉलो करनी चाहिए, वो हम स्टडी करेंगे। तो जब भी रूरल मार्केटियर अपने प्रोडक्ट की प्राइसिंग स्ट्रैटेजी फ्रेम कर रहा है, तो उसके माइंड में कुछ एक चीज़ों को उसको पहले माइंड में रखना चाहिए, देन ओनली ही और शी डिसाइड what type of pricing strategy he should frame for his product. फर्स्ट वन इज़ कि जो भी रूरल कस्टमर्स हैं उनकी एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से वो बनाए। दूसरा है कि जो भी मार्केटिंग मिक्स स्ट्रैटेजी है उससे वो कंसिस्टेंट होए। और लास्ट इज़ कि वो इतनी कॉम्पिटिटिव होनी चाहिए कि टारगेट मार्केट का मैक्सिमम शेयर वो क्या कर सके, कवर अप कर सके। मतलब इतना ऐसा प्राइस होना चाहिए कि आप जिस भी मार्केट में उस प्राइस के साथ एंट्री ले रहे हैं, उस मार्केट का वो मैक्सिमम एरिया क्या कर पाए, कैप्चर कर पाए। Clear students? Now we will be discussing the various pricing strategies for non-durable products. कौन कौन सी है? सबसे पहली है coinage prices. Coinage prices क्या होती है? Basically coinage pricing system is generally used in rural markets for FMCG products. FMCG products के लिए coinage pricing system यूज़ होता है। इसके अंदर जो हम प्राइस सेट करते हैं वो coins की फॉर्म में करते हैं, जैसे 1 रुपी, 2 रुपी का पैकेट हो गया, 5 रुपी का, 10 रुपी का। क्योंकि coinage प्राइसिंग सिस्टम जो होता है ना, बड़ा ज़्यादा आप कह लीजिए फिजिबल है, ईज़िली अप्रोचेबल है कि जो गांव के अंदर बड़े हैं वो अपने बच्चों को भी इजीली शॉप पर भेज सकते हैं कि हाँ भी आप वहाँ से जाकर प्रोडक्ट बाय कर लाओ घर के लिए। क्योंकि एक तो अमाउंट लिमिटेड होता है, अगर वो बच्चों को देते भी हैं तो अगर वो घुमा भी देते हैं तो इतना फ़र्क नहीं पड़ता। और अगर बड़ा अमाउंट लेकर जाते हैं तो फिर उसका रिस्क भी उतना ही इंक्रीज़ हो जाता है। लेकिन अगर आपने प्रोडक्ट के प्राइसेस कॉइनेज रखे होंगे, कॉइनेज प्राइसिंग सिस्टम फॉलो किया होगा, तो वो फिजिबल होगा, चाहे वो मार्केटियर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, चाहे वो रूरल कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें। नेक्स्ट इज़ ग्रुप ऑफ प्रोडक्ट प्राइसिंग्स। नेक्स्ट इज़ कि हम बंडल प्राइसिंग का इस्तेमाल करें। बंडल प्राइसिंग से क्या हो जाएगा, एक तो इकोनॉमी इन प्राइसिंग आएगा। बंडल प्राइसिंग का मतलब वही है कि हम 2-3 चीज़ों को कंसोलिडेट करके एक सिंगल अमाउंट से ही क्या करें, उसको सेलिंग के लिए बाज़ार में लॉन्च कर दें। दैट इज़ नोन एज बंडल प्राइसिंग। और इससे क्या होगा कि जो भी सिमिलर या रिलेटेड प्राइस हैं उनको एक बंडल में रखकर उसको रिड्यूस प्राइस के ऊपर हम क्या कर सकते हैं, बेच सकते हैं। इससे हमारी सेल्स भी इंक्रीज़ होगी और मैक्सिमम कस्टमर्स को भी हम अट्रैक्ट कर पाएंगे। नेक्स्ट कम्स दी लो पॉइंट प्राइसिंग। लो पॉइंट प्राइसिंग में स्टूडेंट्स क्या होता है कि रूरल पीपल, एज वी ऑल नो दैट मैक्सिमम आर वेज अर्नर्स, तो उनके पास इतनी एक्स्ट्रा मनी नहीं होती। तो हमें जैसे लो पॉइंट प्राइसिंग भी यूज़ करनी चाहिए। जैसे मैंने आपको बताया कि अगर डव का शैम्पू है, अगर वो 300 की बॉटल में आ रहा है तो वो 1 या 2 रुपीज़ के एक छोटे पैक में भी हमें लॉन्च करना चाहिए, सैशे में भी, ताकि वो इजीली अप्रोचेबल हो जाए रूरल एरिया के लोगों के लिए, कि वो इजीली उसको अफोर्ड कर पाएँ। ठीक है। नेक्स्ट इज़ लो कॉस्ट पैकेजिंग। हमें अपनी पैकेजिंग की कॉस्ट लो रखनी चाहिए ताकि हमारे उसका इम्पैक्ट ना पड़े प्रोडक्ट के प्राइस के ऊपर। क्योंकि अगर मैं कॉस्ट ऑफ पैकेजिंग मेरी हाई आएगी तो मुझे प्रोडक्ट का प्राइस भी उतना ही इंक्रीज़ रखना पड़ेगा, नहीं तो मार्केटियर लॉसेस में जाएगा। तो हमें प्राइसिंग के ऊपर कम पैसे ही क्या करने चाहिए, खर्च करने चाहिए। क्योंकि जो रूरल एरिया के लोग हैं वो इतनी अट्रैक्टिव पैकेजिंग से इतने अट्रैक्ट नहीं होते जितनी वो क्वालिटी से क्या होते हैं, अट्रैक्ट होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट इज़ रीयूजेबल पैक वैल्यू प्राइसिंग। अब देख लीजिए कि जो नॉन ड्यूरेबल प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है,
सोल्ड देयर प्रोडक्ट्स इन मेनी मार्केटियर्स, जैसे हमने बाज़ार में देखा होगा कि जो नॉन ड्यूरेबल प्रोडक्ट्स हैं उनको भी रीयूजेबल पैक्स में वो क्या करते हैं, बेचते हैं। ऐसा क्यों होता है? जैसे हमने देख लिया कि इससे क्या होगा कि वो जो आइटम है उसको बाद में भी हम रीयूज़ कर सकते हैं। जैसे मैं आपको इसका एग्जांपल देती हूँ, जैसे कॉफ़ी पाउडर है, हम उसको जार में बेच सकते हैं रूरल एरिया के अंदर, क्योंकि जार का बाद में इस्तेमाल किया जा सकता है। रूरल एरिया के लोगों की तरफ से उसमें अचार वगैरह, पिकल्स वगैरह वो स्टोर करके रख सकते हैं। या जैसे डिटर्जेंट है, नो डाउट डिटर्जेंट भी सभी घरों में, वहाँ पर भी रूरल एरिया में भी यूज़ होता होगा, क्योंकि उन्होंने भी कपड़े धोने हैं। तो हम डिटर्जेंट पाउडर को किसी प्लास्टिक के डिब्बे में पैक करके बेच सकते हैं। अब वो प्लास्टिक का डिब्बा है तो वो क्या होगा, इजीली लोग उसको बाद में भी क्या कर सकेंगे, यूज़ कर सकेंगे। तो मतलब कहने का मतलब है कि हमें, अगर हम कॉस्ट पैकेजिंग को थोड़ा कर भी रहे हैं, अच्छा पैकेज कर भी रहे हैं, तो हमें पैकेजिंग ऐसी करनी चाहिए कि जिसको बाद में रीयूज़ किया जा सके। ऐसी पैकिंग ना हो कि जिसको बाद में रीयूज़ ना कर पाए लोग, क्योंकि इससे तो कॉस्ट ही बढ़ेगी ना। ठीक है, तो पैकेजिंग, अगर लोग पैकेजिंग का पैसा पे भी कर रहे हैं मार्केटियर को, तो बाद में वो उस पैकेजिंग को क्या कर पाए, फ्यूचर में भी काफ़ी टाइम तक उसको इस्तेमाल कर सकें। जैसे टी को हम जग वगैरह में पैक करके भेज सकते हैं, बेच सकते हैं। जैसे हमने नेस्कैफ़े की भी देखी होगी, नेस्कैफ़े की बड़ी अच्छी एक कांच की बॉटल में वो पैक करके देते हैं, ताकि लोग बाद में क्या कर सके, उसको इस्तेमाल कर सके फ्यूचर में किसी भी चीज़ को स्टोर करने के लिए। फिर है हाईलाइटेड वैल्यू नॉट प्राइस। हमें वैल्यू की जगह जो भी प्राइस है, वैल्यू की जगह, सॉरी मैं गलत बोल दिया, प्राइस की जगह हमें किसको हाईलाइट करना चाहिए, वैल्यू को। क्योंकि जो रूरल एरिया के लोग हैं उनको नो डाउट प्राइस मैटर करता है, बट इतना नहीं जितना वैल्यू उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की क्या करती है, मैटर करती है। लेकिन प्राइस सेंसिटिव तो होते हैं रूरल एरिया के कंज्यूमर्स, बट दे आर मोर वैल्यू सेंसिटिव। ठीक है, तो हमें जैसे डाबर के ऊपर हम लिख सकते हैं, जैसे अगर वो कोई च्यवनप्राश वगैरह रूरल एरिया में आप लॉन्च कर रहे हो, तो ये हो सकता है कि हाँ इससे तुम्हारी इम्यूनिटी बढ़ेगी। नो डाउट कॉस्टली होता है, लेकिन हम क्या कर सकते हैं, हम हाईलाइट कर देंगे उन फीचर्स को कि जो उस प्रोडक्ट की वैल्यू को क्या कर देंगे, इंक्रीज़ कर देंगे। नेक्स्ट इज़ ऑप्शनल प्रोडक्ट प्राइसेस। ये भी न्यू ट्रेंड है प्रोडक्ट फिक्सिंग का। इसके अंदर हम दो प्रोडक्ट्स को क्या करते हैं, इकट्ठा इस्तेमाल करते हैं, और जो मेन प्रोडक्ट का प्राइस होता है उसको कम रखते हैं, और जो अलाइड प्रोडक्ट, जो उसके साथ का प्रोडक्ट होता है जिसके बिना वो मेन प्रोडक्ट नहीं चल सकता, उसका प्राइस क्या रखते हैं, हाई। जैसे आपने एग्जांपल दिया होगा ऑल आउट का, ऑल आउट की मशीन का प्राइस कम होगा, लेकिन उसका रीफिल का पैकेट, जो रीफिल है वो क्या होगी, ज़्यादा होगी। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि हाँ हम खरीदेंगे ऑल आउट को। क्यों? क्योंकि हमें लगेगा कि हाँ जो मेन प्रोडक्ट है तो सस्ता है, चलो कोई नहीं उसका तो देखा जाएगा। लेकिन इस सोच के साथ भी जो रूरल मार्केटियर है उसके प्रोडक्ट की डिमांड मार्केट के अंदर इंक्रीज़ होगी। और पेनिट्रेशन प्राइजेस क्या है? पेनिट्रेशन प्राइजेस में हमने अगर एक रूरल मार्केटियर को रूरल मार्केट के अंदर अगर न्यू एंट्री ही लेनी है तो उसे इनिशियली अपने प्राइजेस लो करने चाहिए। पेनिट्रेशन प्राइसिंग में क्या होता है कि हम इनिशियली अपने जो प्राइजेस होते हैं किसी भी प्रोडक्ट के वो कम रखते हैं। क्यों कम रखते हैं? ताकि हम मैक्सिमम से मैक्सिमम जो एरिया है वो क्या कर सके, कवर कर सके। तो दिस इज़ नोन एज पेनिट्रेशन प्राइसिंग। तो स्टूडेंट्स ये थी हमारी कुछ एक प्राइसिंग स्ट्रैटेजीज नॉन ड्यूरेबल प्रोडक्ट की। अब हम करेंगे डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रैटेजीज की। प्रोडक्ट को जब हमने कस्टमर प्लेस तक डिस्ट्रीब्यूट करवाना है तो मार्केटियर को क्या क्या स्ट्रैटेजीज फॉलो करनी चाहिए। सबसे पहले टारगेटिंग लार्ज साइज ऑफ विलेजेस। हमें पता है कि इंडिया का जो मैक्सिमम प्रोपोर्शन है पॉपुलेशन का वो विलेजेस में ही रहता है, तो हमें कोशिश करनी है कि हम मैक्सिमम से मैक्सिमम जो विलेजेस हैं उनको कवर करें। तो हम कैसे कवर कर सकते हैं? ट्रक से, ट्रॉली से, वैन से, थ्री व्हीलर से, बुलो कार्ट से, और अपना मोटरसाइकिल, साइकिल्स या एनिमल्स जैसे कैमल्स वगैरह हो गए, इनका इस्तेमाल करके रिमोट एरिया तक भी हम अपने प्रोडक्ट पहुंचा सकते हैं।
नेक्स्ट इज़ इंश्योरिंग रीच एंड विजिबिलिटी, और ये इंश्योर रखना कि मैक्सिमम से मैक्सिमम लोगों की रीच तक वो प्रोडक्ट हमारा पहुंच जाए। नेक्स्ट इज़ टाउन एट फीडर सेंटर। हमें पता है, जैसे आपने सुना होगा, अगर आपके रिलेटिव्स वगैरह गांव वगैरह में रहते हैं, अगर वो कोई चीज़ उनके गांव में नहीं मिलती तो वो कहेंगे हमारा जो ये पास वाला कस्बा है ना, हम यहाँ से जाकर सामान फटाफट से ले आते हैं, अगर कई बार इमरजेंसी घर पर आ जाए। तो हम टाउन्स जो हैं उनके फीडर सेंटर्स हैं, जो नियर बाय टाउन्स हैं, वहाँ तक अपना सामान पहुँचा सकते हैं, और टाउन से लोग इजीली क्या कर लेते हैं, प्रोडक्ट को ख़रीद कर लेकर आ सकते हैं। नेक्स्ट इज़ होल सेलिंग। अब हमें पता है कि मैक्सिमम जो रूरल मार्केट है अभी भी मार्केटियर की रीच से बहुत दूर हैं। तो हम क्या कर सकते हैं, रूरल कंजम्पशन को बढ़ावा देने के लिए होल सेलर्स तक अपना सामान पहुंचा दें, और होल सेलर आगे फर्दर जो भी रिटेल आउटलेट्स है वहाँ तक क्या कर देंगे, सामान पहुंचा देंगे, और ईजिली रूरल कंज्यूमर्स की नीड्स क्या हो सकेंगी, सेटिस्फाई हो सकेंगी। नेक्स्ट इज़ रूरल रिटेल शॉप्स। रूरल रिटेल शॉप्स तक अपना सामान पहुंचाकर हम क्या कर सकते हैं, लोगों को फीड कर सकते हैं अपने नए प्रोडक्ट से। मोबाइल वैन। स्टूडेंट्स, आपने मोबाइल वैन्स अपने एरियाज़ में भी देखी होंगी, आजकल ये बहुत ज़्यादा कॉमन, बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है। जैसे एग्ज़ाम्पल हम लेते हैं, जैसे पतंजलि के प्रोडक्ट्स हैं, तो डिफरेंट कंपनीज या मार्केटियर है, इफ़ मार्केटियर वांट्स दैट मैक्सिमम से मैक्सिमम रूरल एरिया के लोग उसका प्रोडक्ट बाय करें, तो वो क्या कर सकता है, एक वैन लेकर उसके ऊपर अपनी प्रॉपर होर्डिंग्स वगैरह लगाकर वो क्या कर सकता है, उसमें अपना स्टॉक लोड करके डिफरेंट डिफरेंट विलेजेस में जाकर वो मोबाइल वैन्स के थ्रू लोगों के बीच में सामान को भेज सकता है। नेक्स्ट इज़ रूरल मोबाइल ट्रेडर्स। हमें पता ही है कुछ ऑथेंटिक रूरल मोबाइल ट्रेडर्स होते हैं, जैसे हमारे वो हो गए अपना, जैसे वो रेडी वगैरह वाले हो गए, जैसे स्ट्रीट ट्रेडर जो गली गली जाकर सामान बेचते हैं, या पेडलर्स हो गए, हॉकर्स हो गए, जैसे बीच में कहीं पर अपना छोटा सा स्टॉल वगैरह विलेज के अंदर लगा लिया, तो उनके थ्रू भी हम अपना सामान क्या कर सकते हैं, बेच सकते हैं। ठीक है। और लास्ट इज़ हाट्स एंड बाज़ार्स। वी ऑल नो दैट कि काफ़ी विलेजेस में या एक दो विलेजेस मिलकर क्या कर लेते हैं, कुछ भी वीकली मार्केट्स या मंथली मार्केट्स वो लगाते हैं, और उन मार्केट्स में जाकर भी मार्केटियर अपना सामान क्या कर सकता है, बेच सकता है, और मैक्सिमम से मैक्सिमम लोगों की रीच में अब अपने मैक्सिमम से मैक्सिमम लोगों के बीच में अपना सामान पहुंचवा सकता है। और जो स्टूडेंट्स, अब लास्ट हमारी स्ट्रैटेजी है वो है प्रमोशन स्ट्रैटेजीज़। किस तरह से एक मार्केटियर को रूरल एरिया के अंदर अपना प्रोडक्ट क्या करना चाहिए, प्रमोट करना चाहिए। तो स्टूडेंट्स, हमारे पास 4 मीडियम्स हैं। एक है टेलीविज़न, सेकंड वन इज़ पर्सनल सेलिंग, फिर है सेल्स प्रमोशन एक्टिविटीज़, और पब्लिसिटी एंड पब्लिक रिलेशन। तो अगर हम यहाँ पर बात करते हैं प्रमोशन ना हमारी एक बहुत वाइडर टर्म है, इसके अंदर ये सब कुछ आ जाता है। एडवर्टाइजिंग करना, पर्सनल सेलिंग करना, फिर है कि सेल्स प्रमोशन एक्टिविटीज़ आ जाती हैं, कि जिसके अंदर आ जाता है कि आफ्टर सेल्स सर्विसेज वगैरह होगी। हमारा पब्लिसिटी का भी सारा इसी के अंदर आ जाता है, और पब्लिक रिलेशन, कैसे कस्टमर और मार्केटियर के बीच में स्ट्रॉन्ग रिलेशन मेंटेन करना। ये सारी एक्टिविटीज़ ना प्रमोशन की पार्ट हैं। और प्रमोशन के क्या क्या मेथड है, अब हम वो डिस्कस करेंगे। हम प्रमोशन किन किन तरीक़ों से कर सकते हैं। प्रमोशन का मतलब होता है स्टूडेंट्स कि अपने प्रोडक्ट की अवेयरनेस को इंक्रीज़ करना, कि लोगों को पता लग सके कि ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट बाज़ार के अंदर आ गया है, उसके बारे में लोगों को जागरूक करना। ठीक है, जागरूकता फैलाना, दैट इज़ नोन एज प्रमोशन स्ट्रैटेजीज़। और प्रमोशन स्ट्रैटेजीज़ के अंदर आएगा कि एक कंपनी क्या क्या मेथड्स फॉलो करती है अपने प्रोडक्ट की प्रमोशन के लिए, वो हम इस पार्ट में डिस्कस करेंगे। हम टेलीविज़न के थ्रू क्या कर सकते हैं, अपने प्रोडक्ट के बारे में बता सकते हैं रूरल कंज्यूमर्स को। नेक्स्ट इज़ रेडियो के थ्रू। रेडियो हमें पता है चीपेस्ट और क्विकेस्ट और मोस्ट परसुएसिव मीडिया कम्युनिकेशन का रूरल एरिया के अंदर है। तो रेडियो के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, अपने प्रोडक्ट की एडवर्टाइजमेंट क्रिएट कर सकते हैं। नेक्स्ट इज़ न्यूज़पेपर्स। न्यूज़पेपर हमें पता ही है, मैक्सिमम लोग जैसे विलेजेस के भी अंदर जैसे बड़े बुज़ुर्ग हो गए, वो क्या करते हैं, रूरल एरिया का एक कॉमन एरिया विलेज का सिलेक्ट कर लेते हैं, जैसे किसी पेड़ वगैरह के नीचे, वहाँ इकट्ठे होकर न्यूज़पेपर रीडिंग करते हैं, और फिर आपस में क्या करते हैं, खबरें डिस्कस करते हैं, प्रोडक्ट्स के बारे में डिस्कस करते हैं। तो हम न्यूज़पेपर में भी क्या कर सकते हैं,
एडवर्टीजमेंट दे सकते हैं, जैसे पैम्फलेट वगैरह न्यूज़पेपर में डलवा दिया। वॉल पेंटिंग्स, नो डाउट वॉल पेंटिंग्स आर नॉट कॉमन इन अर्बन एरिया, बट इफ़ वी टॉक अबाउट द रूरल एरियाज इट इज़ वेरी मच कॉमन, ठीक है। ये भी एक कॉस्ट इफेक्टिव ओपिनियन है अपने प्रोडक्ट की प्रमोशन का, ठीक है। तो हम वॉल पेंटिंग्स वगैरह लगा सकते हैं। या नेक्स्ट इज़ पोस्टर्स, जगह जगह पर हम क्या कर सकते हैं, पोस्टर्स वगैरह लगा सकते हैं, जैसे रिटेल आउटलेट्स के बाहर, किसी रिलीजियस प्लेसेस जहाँ पर लोगों की मूवमेंट बहुत ज़्यादा है वहाँ पर हम ये काम कर सकते हैं। और रूरल गेम्स होगी, जैसे वी ऑल नो दैट इंडिया इज़ अ लैंड ऑफ मेनी स्पोर्ट्स फेस्टिवल, एग्रीकल्चर फेस्टिवल्स, कल्चरल फेस्टिवल्स। तो जहाँ पर भी इस तरह का कुछ भी माहौल है, जैसे रूरल एरिया के अंदर गेम्स वगैरह हैं, या कुछ भी आप कह लीजिए कि एग्रीकल्चर फेस्टिवल है जहाँ, या मेलाज वगैरह हैं, ठीक है, वहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, अपने प्रोडक्ट की पब्लिसिटी कर सकते हैं हार्ट्स के थ्रू। जैसे हार्ट्स होगी जो मंथली या वीकली हमारी वो होती हैं मार्केट्स होती हैं, वहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, अपने प्रोडक्ट की अवेयरनेस क्रिएट करवा सकते हैं लोगों के बीच में अपना स्टॉल वगैरह लगा के। और मेलास तो है ही हैं, फेयर्स वगैरह, मेला वगैरह आपने सुना होगा, लगा है उस गांव में मेला लगा है, उस गांव में तो मेले में जाकर क्या कर सकते हैं, लोगों के बीच में अपने प्रोडक्ट की अवेयरनेस इंक्रीज़ करवा सकते हैं। तो स्टूडेंट्स ये थी हमारी सारी की सारी स्ट्रैटेजीज़। हमें पता है कि जो रूरल कंज्यूमर्स हैं ये फंडामेंटली डिफरेंट है अर्बन कंज्यूमर्स से, ठीक है। तो और डिफरेंट लोकेशंस के ऊपर सिचुएटेड हैं। तो अगर एक मार्केटियर को रूरल एरिया के अंदर एक्सेल करना है, मतलब रूरल एरिया का मैक्सिमम मार्केट शेयर कैप्चर करना है, तो उन्हें इन स्ट्रैटेजीज़ को बहुत अच्छे से फॉर्मुलेट करना पड़ेगा और उनको प्रैक्टिकली इम्प्लाई करना पड़ेगा रूरल एरिया के लोगों के हिसाब से, तभी वो मैक्सिमम एरिया रूरल एरिया का कैप्चर कर पाएगा, ठीक है। तो स्टूडेंट्स विद दिस आवर चैप्टर दैट इज़ मार्केटिंग ऑफ नॉन ड्यूरेबल, और ये हमारी बुक का चैप्टर नंबर कौन सा है, 7 है, ये कंप्लीट होता है। अगर किसी को भी इस वीडियो के अंदर या जितनी भी प्रीवियसली अपलोडेड वीडियोस हैं किसी भी तरह का डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके अपनी क्वेरीज ले सकते हैं। तो हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर अपना चैप्टर नंबर 8 जो कि है रूरल मार्केटिंग ऑफ कंज्यूमर ड्यूरेबल प्रोडक्ट स्टार्ट लेंगे, ठीक है। तब तक इस वीडियो को अच्छे से गो थ्रू करें और अपने डाउट्स लें। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन हैप्पी लर्निंग एंड कीप रिवाइजिंग।